followed by electric flux L. Okay. So इस चीज को समझने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसने क्या किया कि दो स्पीयर्स लिए, एक्सेंट्रिक स्पीयर्स इस तरीके से। ठीक है, और इसका रेडियस है r इज इक्वल टू ये, और इसका है r इज इक्वल टू b। ठीक है, तो दो यहाँ पर आपके पास मेटल मेटल कंडक्टिंग स्पीयर है। डिफरेंट रेडियस। ठीक है, और बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पर क्या है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में। ये है इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, और इनिशियली क्या है कि सबको यहाँ पर इसने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मतलब सबको डिस्चार्ज कर दिया, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, सो इनर स्पीयर को क्या किया इन्होंने, एक पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया, प्लस क्यू चार्ज, जो इनर स्पीयर है विथ रेडियस ए। ठीक है, फिर थोड़ी देर में इन्होंने क्या देखा कि जो आउटर स्पीयर है वो भी, उस पे भी चार्ज आ गया, सेम चार्ज क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आ गया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आया इस पर। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज नहीं था। ठीक, और यहाँ पर दो मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर लिया हमने, जिसका रेडियस, एक का रेडियस है ए और दूसरे का बी, और दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि पहले जो है इनर स्पीयर को चार्ज क्यू से चार्ज किया। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ, जो आउटर स्पीयर है, जो इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं था, एक इसको एक बार ग्राउंड से जोड़ दिया था, तो ये इसमें भी क्या चार्ज आ गया, क्यू, लेकिन नेगेटिव चार्ज आया। ये किस कारण हुआ? मतलब ये सारा का सारा जो चार्ज है नियर स्पीयर का, वो आउटर चार्ज पर, आउटर स्पीयर पर आ गया। So there is some displacement from inner sphere to outer sphere, which is independent of the medium, and we refer this flux as displacement flux. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि there is a displacement of charge from inner sphere to outer sphere, and this is known as displacement flux. इसको कहते हैं displacement flux, या displacement flux और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में आ रहा है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यहाँ आप कुछ भी रख लो, यहाँ पर हमने डायरेक्टली रखा तब भी वहां पर, यहाँ पर वो चार्ज हो गया। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम।
ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना यहाँ पर चार्ज क्यू है उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये फैराडे लॉ बोलता है कि टोटल चार्ज डायरेक्टिव फ्लक्स आर इक्वल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, साई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जितना चार्ज एनक्लोज है और जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो उतना, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जितना चार्ज होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पर आपको बाहर मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाई P। ठीक है, एंड इट इज कूलम पर स्क्वायर मीटर। ये क्या होता है, चार्ज पर एरिया, मतलब एक एरिया में कितना वहां पर चार्ज है, और लाइंस पर स्क्वायर मीटर, और लाइंस पर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस है, स्क्वायर मीटर। और ये डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स है। ठीक है, तो और क्यू और साई दोनों सेम है, तो ये साई अपॉन एरिया, सो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी, और बस डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी जो डी है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी, और डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है, ये जो लाइंस होते हैं, फ्लक्स की लाइंस देखते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक प्लस फॉर आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक प्लस, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस है। ठीक है, जैसे आपके पास प्लस और माइनस रखा हुआ है। ठीक है, सो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये आपने 12 में भी किया होगा, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से। सो ये आपका वेक्टर ई है। सो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
lines of electric flux between positive and negative charge. ठीक है, और बस पॉजिटिव चार्ज ही है। ये कल करेंगे इस तरीके की लाइन्स में। ठीक है, तो ये जब बस एक चार्ज रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। ठीक है, ये जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, फिर में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, और जब ये दो पॉजिटिव है तो इस तरीके से वो निकल गया। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, एक चार्ज के लिए, दो पॉजिटिव के लिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के। ठीक है, चलिए अब जो डी की वैल्यू, डी क्या था, क्यू अपॉन एरिया फॉर इनर स्फीयर। सो डी और रेडियस कितना, आर इज इक्वल टू ए था। ठीक, दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा था, यहाँ पर आर इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वेक्टर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर। ठीक है, ये आपका ए। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, ए है, ये क्या हो जाएगा, और इनर स्फीयर आर इज इक्वल टू ए। इसको आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही कर लो। फिर और आउटर स्फीयर, वेक्टर डी at r is equal to b will be q upon 4 pi b square a r। डी की वैल्यू ये हो जाएगी q अपॉन एरिया, ये है स्पीयर। ठीक है, ये r इज इक्वल टू b, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई b स्क्वायर ए आर। ठीक है, ये इनर स्पीयर के लिए, ये आउटर स्पीयर। ठीक है, अब एक डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर r, बीच में एक डिस्टेंस लेते हैं r। ठीक है, जिसका रेडियस है स्मॉल r। So we take a radial distance r such that r lies between a and b। ठीक है, so जो d की वैल्यू हो जाएगी at r will be equal to q upon 4 pi r square a r। ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ए आर। ठीक है, अब जब इन दो इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो d अपॉन ई
will be equal to Q by pi r है divide by Q by 4 pi epsilon naught r square a। तो आपको इससे इस इक्वेशन से मिल जाएगा E is equal to epsilon naught। So this is the relationship between D and E. It is for free space। free space के लिए ये material के it is applicable for free space only। जितने इक्वेशंस पढ़े हैं आपने ई के लिए, सब में से अगर आप एप्सिलॉन हटा दोगे तो आपको डी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या क्या पढ़े हैं, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर A12, ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए। लाइन चार्ज के लिए E इज इक्वल टू क्यू अपॉन रो एल अपॉन 2 एप्सिलॉन R12 A12 होता है ई क्यू, ये लाइन चार्ज के लिए, और सरफेस चार्ज के लिए होता है रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन ए। ठीक है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डी क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, डी बाई, यहाँ पर ई पुट करोगे सब में एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो डी फॉर पॉइंट चार्ज विल बी क्यू अपॉन 4 पाई, एप्सिलॉन हट जाएगा, R12 स्क्वायर A12, ये अभी देखा। ठीक है, सो फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ड्यू टू लाइन चार्ज vector D will be equal to rho L upon 2 pi R12 A12, there will be no epsilon। For surface charge vector D will be equal to rho S upon 2 N। ठीक है, ये हो जाएगा D की वैल्यू। ठीक है, तो जितना भी एक क्लोज्ड एरिया है और इसमें चार्ज Q है, तो इसमें से क्या होगा, हमेशा फ्लक्स बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स, ये बाहर निकल रहा है। ये है डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और ये कितना है, साई है, तो Q इज इक्वल टू साई। ठीक है, तो जितना चार्ज एक एनक्लोज कर रहा है एक सिस्टम, उतना ही वहां पर क्या होगा, फ्लक्स बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, डी पढ़ा। जो डी होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया, यूनिट एरिया, और ये किसके बराबर है, साई के बराबर है, तो ये हो जाएगा साई अपॉन एरिया, फ्लक्स पर लाइन, फ्लक्स पर यूनिट स्क्वायर एरिया। ठीक है, क्यू अपॉन एरिया, यहाँ से ई, और एक और रिलेशन है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। ये है सारे ई, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज एंड सरफेस चार्ज, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डी की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं।
क्या दिया हुआ है, a point charge q is equal to 6 microcoulomb is at, ठीक है, फिर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी rho l is equal to 180 nanocoulomb is along x-axis, lies on x-axis, and uniform sheet rho s sheet of charge lies, rho s is equal to 25 nanocoulomb per meter square, but z is equal to 0. Find d at 0, 0, 4. ठीक है, आपको d फाइंड करना है 0, 0, 4 पर। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन, क्यू रखा हुआ है 0, 0, 6 माइक्रो कूलम, okay? A line charge is there, एक लाइन चार्ज है जो कि एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और सरफेस चार्ज रखा हुआ है z इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, z इज इक्वल टू 5 कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये z इज इक्वल टू 3 पर rho s इज इक्वल टू 25 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया होगा, आपको क्या फाइंड करना है, d एट 0, 0, 4 पर, ठीक है, पहले करते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू q एट 0, 0, 0, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा r12 स्क्वायर, ठीक है, फिर से वही r1 और r2 चाहिए, r1 जहां रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये हो जाएगा 0, 0, 0, और r2 आपको कहाँ फाइंड करना है, 0, 0, 4 पर, ठीक है, ये हो जाएगा 0, 0, 4, जेड एक्सिस पे है, ये हो जाएगा 0, 0, 4, ठीक है, तो r12 क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, r2 कितना है 4az, ठीक है, r1 0 है तो ये बचेगा बस 4az, और a12 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर बस a, ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो इस इक्वेशन में, सो वेक्टर d will be equal to q दिया है 6 into 10 to the power minus 6 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई बस a12 r12 कितना है 4, 4 का स्क्वायर into a12 is az, ये आपको मिलेगा 29.842 az नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो डी का यूनिट होता है
कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्यू अपॉन एरिया होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक। अब ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप ड्यू टू लाइन चार्ज निकालते हैं। ड्यू टू लाइन चार्ज ट्वेल्व, पी का फॉर्मूला हो जाएगा डी इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन टू पाई R12 A12। एप्सिलॉन नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, ये कहाँ रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे। तो R1 हो जाएगा y और z 0, और R2 कहाँ फाइंड करना है आपको? 0 0 4। ठीक है, कहाँ फाइंड करना है? 0 0। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो एज इट इज इसको कॉपी कर लो, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो R12 सेम मिलेगा आपको यहाँ पर 4az, और ये 4। ये हो जाएगा रो एल दिया हुआ है 180 नैनो कूलम। 180 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय 2 पाई R12। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 इंटू ए सेट, यूनिट वेक्टर है ए सेट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 7.162 AZ नैनो कूलम पर मीटर। ठीक है, देखिए ड्यू टू लाइन चार्ज D इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई R12 A12। ठीक, R1 कहाँ पे रखा है? ये लाइन चार्ज एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, y और z 0, x नहीं पता। कहाँ फाइंड करना है? 0 0 4 पर। ये 0 0 4, और आपको क्या बोला था? मैं इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये R12 सेम ऐसे मिल गया, तो R12 4az हो जाएगा और A12 az हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 4 है, और डायरेक्शन क्या है? az। सॉल्व करो। ठीक है, अब ड्यू टू सरफेस चार्ज, ड्यू टू रो एस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर D इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2am। ठीक है, अब an क्या हो जाएगा? किस एक्सिस पर रखा हुआ है ये? एनीवन? So it is kept on z axis, so this will be rho s upon 2 epsilon az। ओके, आपको फाइंड कहाँ करना है? z इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, और ये रखा हुआ है, उससे नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो 4 - 3 आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव ए से। ठीक है, 4 - 3, ये है R2, ये है R1। 4 - 3 मैंने बताया आपको, जहाँ फाइंड करना है माइनस जहाँ रखा हुआ है, तो जो आपको साइन मिलेगा वो यहाँ इसका साइन होगा। तो 4 - 3 आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो रो एस दिया हुआ है 25 नैनो कूलम 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई 2 ए से। ठीक है, आपको डी मिल जाएगा, डी एस कर देता है इसको, और ये डी एल। so ds will be equal to 12.5 az नैनो कूलम। ठीक है, और सबको ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको डी का फॉर्म डी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट?